नमस्कार। तो आज हम लोग 15th पार्ट देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में, और वो है आयनिक क्रिस्टल्स के अंतर्गत ही है। आयनिक क्रिस्टल्स कह सकते हैं या पूरे ठोस अवस्था को लेकर कह सकते हैं, हाँ सबके लिए है ये। तो इसमें हम इम्परफेक्शंस है और डिफेक्ट्स देखना चाहते हैं इस बार, ठीक है। जो क्रिस्टलों में दोष होता है, किस तरह के डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोष क्या होता है, जैसे अगर आप पूरी किसी भी क्रिस्टल व्यवस्था में देखें तो शुरुआत में दो क्लासिफिकेशन बताए गए थे आपको, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सामान्य तौर पे जितने भी ठोस हैं वो सब के सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। उन क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, जो वो किसी पॉइंट को लेकर के हो सकता है, किसी प्लेन को लेकर के हो सकता है, वो किसी लाइन को लेकर के हो सकता है। मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, जो घटक कण हैं, उसको जहाँ रहना चाहिए था वहाँ ना रह करके किसी अन्य अंतराकाशी छिद्र या अंतराकाशी रिक्तियों में जाकर के रह रहा हो, तो इससे एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है। या इस तरह की जो अनियमितता उत्पन्न हो गई है, इसी को कहा जाता है दोष या अपूर्णताएं, विषमताएं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाए, किसी क्रिस्टल में जो घटक कणों के पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में किसी भी प्रकार का विचलन, मतलब वहाँ से हट जाना, लुप्त हो जाना या किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में चले जाना, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं विचलन। तो किसी भी प्रकार का जो विचलन होगा वो अपूर्णता या दोष कहलाता है, ठीक है। एक थोड़ा सा फैक्ट चीज़ देख लो यहाँ पर, थोड़ा सा अलग है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए हमें कुछ नंबर्स पता हो किसी क्रिस्टल के अंदर, जो क्रिस्टल के बिंदु हैं, अगर उनकी संख्या हमें पता हो तो हम उसके आधार पर क्रिस्टलों में दोष कितने हो सकते हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर का फॉर्मूला है, एक्सपोनेंशियल टर्म का फॉर्मूला है, जिससे हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये n सेंटीमीटर क्यूब, या हम ऐसे कर दें n जो है वो क्रिस्टल में घटक बिंदुओं की संख्या है प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में घटक बिंदुओं की जो संख्या है वो कैपिटल N है, तो कैपिटल N की यूनिट क्या होगी, नंबर्स। जितने नंबर्स हैं कहाँ पर, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो वहाँ से हम क्रिस्टल में डिफेक्ट्स निकाल सकते हैं। तो क्रिस्टल में दोषों की संख्या ये कैलकुलेट की जा सकती है, n इक्वल टू स्मॉल n। ये क्रिस्टल में दोषों की संख्या है n, है ना। n इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई पे पावर माइनस W/RT। इस फॉर्मूले से, हाँ ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, इससे आप क्रिस्टलों में दोषों की संख्या, मतलब कितने डिफेक्ट्स आए हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम बता देते हैं आपको। जो n है वो क्रिस्टल में दोषों की संख्या है, दोषों की संख्या। जो W है ये दोष उत्पन्न करने के लिए कितनी ऊर्जा लगी थी जब क्रिस्टलन हो रहा था, जब आयन या परमाणु आपस में क्रिस्टलित अवस्था में व्यवस्थित हो रहे थे, तो कितनी ऊर्जा वहाँ लगी है, उस एनर्जी का जो परिमाणात्मक मान है वो है W। तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा या इसे कह सकते हैं कार्य, ठीक है। और R अगर देखें तो R तो गैस नियतांक है, और T क्या है, T है ताप या परम ताप, केल्विन में है ना। डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 ऐड कर दें तो परम ताप मिल जाएगा, तो ये है केल्विन में, ठीक। और ये जो है ये प्राकृतिक लघुगणक है, E एक्सपोनेंशियल कहा जाता है ना, प्राकृतिक लघुगणक, क्लियर। तो n इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई पे पावर माइनस W/RT, माइनस W/2RT, नॉट RT, 2RT, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से हम क्रिस्टलों में दोष कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परम शून्य ताप पर अगर हम माने इसको, तो परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन मीन्स अप्रॉक्सीमेटली -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। परम शून्य ताप उसी को कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं इसको, -273.15 डिग्री सेल्सियस
या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी में जब आप ऐड करोगे 273 तो वो हो जाएगा, लगभग की बात हम कर रहे हैं, तो ऐड करो जब आप तो वो जाएगा 0 केल्विन। तो उसी 0 केल्विन कहा जाता है परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो पूरी तरह से नियमित होते हैं, इसलिए उनकी एंट्रोपी भी क्या होती है, शून्य होती है। तो परम शून्य ताप पर एंट्रोपी क्रिस्टलीय ठोसों की शून्य होती है। क्यों? एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था। एंट्रोपी का मतलब होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में मिलेगा आपको, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। तो अव्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है, मतलब अव्यवस्था रहती ही नहीं है, तो एंट्रोपी वहाँ शून्य, और इसीलिए वो जो परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो पूर्णतः व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हम सामान्य ताप की बात करें तो जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ये तो परम शून्य ताप की बात हो गई। अब हम टेम्परेचर अगर हम रेजअप करते जाएं तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अणुओं, घटक, कणों, इन सब की ऊर्जाओं में परिवर्तन होगा, जिसके कारण वहाँ अव्यवस्था बढ़ेगी और अपूर्णता उत्पन्न होगी या दोष उत्पन्न होगा। मतलब अगर एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो हो सकता है जो आयन हो वो हट जाए कहीं पर, वो किसी अंतराकाशीय क्षेत्र में चला जाए, या हो सकता है उस लैटिस से ही बाहर निकल जाए, उस जालक से ही बाहर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो दोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। एक परम शून्य ताप पर व्यवस्थित ठोस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वहाँ से फिर दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जब दोष उत्पन्न हो रहा है तो दोष किस प्रकार का, ये कितने प्रकार का हो सकता है वो देखो। तो जो क्रिस्टलों में दोष होता है वो मोस्टली 3 टाइप का, बेसिक्स तो यही है, ध्यान रखिए, बेसिक जो है डिफेक्ट्स यही होता है, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बिंदु दोष, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक दोष, तीसरा रेखा दोष और चौथा जो है तल दोष। ठीक, तो पहले इनके बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दोष में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक दोष मतलब ये होता है कि जैसे जो धात्विक परमाणु है, मान लीजिए धात्विक परमाणु है वो, हाँ धात्विक परमाणु में कोई भी ले सकते हैं, सोडियम या आप आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आप जो धात्विक ठोस है, उस धात्विक ठोस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ताप अगर हम बढ़ाएं, तो जो परमाणु आसपास लगे हुए हैं उनके बीच में जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। ऊर्जा के बढ़ने, ताप बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा के बढ़ने से उनका जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होता है, मतलब उन परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड पड़ा हुआ है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, वो बॉन्ड टूट जाता है। तो उस बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फ्री हो जाने से वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्री हो गए, उसी ठोस की संरचना के अंदर व्यवस्थित हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ हो जाएगा धनावेशित छिद्र, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं और। तो उदासीनता तो अभी भी बनी हुई है, पूरे क्रिस्टल पे कोई एक्स्ट्रा प्लस कोई एक्स्ट्रा माइनस नहीं आया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो उसी क्रिस्टल के अंतर्गत कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया कोटर, जिसे हम कह रहे हैं कोटर, पॉजिटिव सेंटर जो बना हुआ है, जिसको हम कर्नल भी कह सकते हैं या कोटर भी कह सकते हैं। तो कर्नल पॉजिटिव सेंटर वाला हो गया, जो होल जिसे हम कह सकते हैं, पॉजिटिव होल्स भी कह सकते हैं, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ढेर सारे, तो अगर इस तरह का डिफेक्ट्स पैदा हुआ तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक, और अगर आप ध्यान से इसे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब मेटल की जो चालकता है वो बढ़ जाएगी अगर इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होता है तब। ठीक है, अगला रेखा दोष। मान लीजिए किसी क्रिस्टल संरचना के अंतर्गत जो आप स्टैकिंग करते हो घटक परमाणुओं की स्टैकिंग, उस स्टैकिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। डिफेक्ट है मतलब जिस आयन को जहां होना चाहिए था वहां से वो गायब हो गया है, वो डिसअपियर्ड हो गया है। ठीक, या डिसलोकेट हो गया है, मतलब कहीं और चला गया है, जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। तो एक पर्टिकुलर उस क्रिस्टल के अंतर्गत एक लाइन में हमें डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और अगर इसी टाइप का एक पर्टिकुलर ठोस के किसी प्लेन पर है, चाहे जिस प्लेन पे हो, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, मान लीजिए ये ठोस है ना, इसका ठोस की एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत उन घटक कणों की, तो किसी ठोस की जितनी भी परतें हैं उनमें से किन्हीं परतों में हमें डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्लेन डिफेक्ट। ठीक, या तल दोष कहते हैं। तो ये लाइन डिफेक्ट है, ये प्लेन डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक कारण, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक दोष। क्रिस्टल संरचना में किसी लाइन में डिफेक्ट पैदा हुआ है तो उसे कहेंगे हम रेखा दोष या लाइन डिफेक्ट। और ये है
प्लेन डिफेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर किसी प्लेन में डिफेक्ट पैदा हुआ है, रेस्ट प्लेन जो है वो सेम है, ठीक है, वहाँ व्यवस्था नियमित है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे या एक से ज़्यादा प्लेन पर डिफेक्ट्स पैदा हो गए तो उस तरह के दोष को हम कहेंगे प्लेन डिफेक्ट्स या तल दोष। क्लियर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है बिंदु दोष। वास्तव में रेखा दोष और रेखा दोष और तल दोष इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। बेसिकली यही तो होगा बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। ठीक। अब इसमें क्या होगा, क्रिस्टल संरचना के अंतर्गत जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट, उनमें कुछ अनियमितताएं आ जाएं। तो किस प्रकार की अनियमितताएं आ जाएं? दो प्रकार से हम देख रहे हैं इसे। एक हम देख रहे हैं रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा हम देख रहे हैं अरस समीकरण मितीय दोष। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है जो आप कोई अणुसूत्र लिखते हैं, जैसे NaCl लिखा आपने या फेरिक ऑक्साइड लिखा, जैसे NaCl लिखा आपने ना, NaCl, ये NaCl, तो रेशियो कितना है 1:1 का। ठीक है। आपने फेरिक ऑक्साइड लिखा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सिलिका आपने लिखा SiO2, तो रेशियो यहाँ 1:2 का है, यहाँ रेशियो 2:3 का है। तो ये जो रेशियो दिखा रहे हैं इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो या रस समीकरण मितीय अनुपात, रस समीकरण मितीय अनुपात। क्लियर। अब अगर मान लीजिए दोष उत्पन्न तो हुआ, लेकिन उसका जो रेशियो है उस सॉलिड के रेशियो में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कुछ न कुछ अनियमितता या अव्यवस्था उत्पन्न हुई, लेकिन उस अव्यवस्था या अनियमितता के कारण किसी प्रकार के रासायनिक सूत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो उस तरह के दोष को हम कहेंगे रस समीकरण मितीय दोष। हम रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से कि अगर किसी क्रिस्टलीय ठोस में दोष उत्पन्न होने से उसकी रासायनिक संरचना, रासायनिक अणुसूत्र में कोई बदलाव नहीं हो, रासायनिक सूत्र जैसा था वैसा ही बना रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे कहेंगे हम रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है। तो इसको डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं कि यदि क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न दोष से क्रिस्टल के अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अब इसी का उल्टा, यहाँ दोष उत्पन्न हो और उस दोष के उत्पन्न होने से क्या हो जाए कि जो अणुसूत्र है, जो क्रिस्टल है, उसका जो अणुसूत्र है वही बदल जाए, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, कम ज़्यादा हो जाए। क्लियर है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड एंड दिस इज़ फेरस ऑक्साइड। अब इस फेरस ऑक्साइड में आप देखें, फेरस ये Fe2+ और ये ऑक्साइड पे 2-, तो इसका जो चार्ज है वो 2, इसका चार्ज 2, रेशियो 1:1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeO। तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया FeO। ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए दोष उत्पन्न हुआ और उस दोष उत्पन्न होने से क्या हुआ, Fe आयनों की संख्या घट गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया कुछ। अब स्टोइकियोमेट्री 1:1 नहीं है ना, जो रस समीकरण मितीय अनुपात है वो 1:1 नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, ऐसा समझो, इसको हम बोल रहे हैं 100:100। क्लियर है। इसको हम बोल रहे हैं 100:100, तो यहाँ क्या हो गया 96:100। तो जो यहाँ 0.96 है ना, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ हमने 100 कर दिया, तो 100 बेसिक फार्मूला यही है। लेकिन दोष उत्पन्न होने पर क्या हो गया है, यहाँ हो गया है 96:100, मतलब आयरन की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है, या कह सकते हैं ऑक्साइड की संख्या बढ़ गई है। अब ये कैसे होगा, किस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वो देखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो ये है बिंदु दोष, जिसमें रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। यहाँ अणुसूत्र परिवर्तित नहीं होगा, यहाँ क्रिस्टल के अणुसूत्र में या रासायनिक सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, और यहाँ पर क्रिस्टल के अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र में बदलाव होगा। ठीक। ये रस समीकरण मितीय दोष दो कहलाते हैं, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। ध्यान रखिए, ये दोनों यूपी बोर्ड और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर डिफेक्ट्स की बारे में हम बात करें तो ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में या लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में, या क्रिस्टल में दोष करके अलग से शॉर्ट नोट टाइप का पूछ लिया जाए। तो शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष ये वैज्ञानिकों के नाम पे है। और इसमें अगर आप बेसिकली देखेंगे धातु अरिक्तता दोष और धातु न्यूनता दोष, मतलब धातु ज़्यादा हो गया,
और यहाँ धातु कम हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धातु कम ज़्यादा होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अणुसूत्र या संरचना सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ बदलाव होगा, यहाँ बदलाव होगा। अब उदासीनता कैसे बनी रहेगी वो हम देखेंगे करके। तो यहाँ है धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। इसमें अगर आप देखें दो हिस्से महत्वपूर्ण हैं, एक है एफ केंद्र, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं वो यहाँ बन जाते हैं धातु अधिकता दोष से, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल्स। तो जो इसका अगला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।